टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। कमालिया के नवाही इलाकों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। इसी बारे में मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा जंगलात का कहना है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों और अवामी मकामात के अलावा जो अहम तरीन शाहराएँ हैं वहाँ पर शजरकारी की जाएगी। मकसद ये है कि माहौल को खुशगवार बनाया जाए, माहौलियाती आलूदगी में कमी वाक़ हो सके। इस हवाले से आज टोबा टेक्सिंग में महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से आज जो है वो स्टेडियम में भी पौधे लगाए गए। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि क्या समझते हैं शजरकारी को और किन किन मकामात पर आप महकमा जंगलात से रिक्वेस्ट करेंगे कि पौधे लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, टोबा टेक सिंह एक सरसब्ज और शादाब ज़िला है और इसमें हमने पिछले साल को 16 लाख के करीब मुख्तलिफ मकामात पे अपना एक टारगेट पूरा किया है। 16 लाख के करीब पौधे लगाए हैं। इंशाल्लाह ताला इस साल हम इस टारगेट को और इससे बढ़कर कामयाबी हासिल करेंगे। और जो हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो पहले से ही सरसब्ज और शादाब है, लेकिन उसको ज़्यादा ग्रीन करने के लिए और लोगों के लिए कशिश बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पे आने वाले खिलाड़ी शहरी महसूस हो बैठ सकें, अपनी गपशप लगा सकें और खुशगवार माहौल में बैठना पसंद करें। पंजाब असम्बली का नया स्पीकर कौन होगा? ऐवान में वोटिंग जारी है। सब्तैन खान पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। नून लीग और अपोजिशन इत्तेहाद ने सैफुल मलूक खोखर को स्पीकर नामजद किया है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ऐवान पहुंच गए। हमजा शहबाज समेत दीगर अरकान भी असम्बली में मौजूद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से हो रहा है। आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली का स्पीकर कौन है, इस बारे में अभी ऐवान में राय शुमारी हो रही। इसी बारे में मजीद जानते हैं अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब का आइंदा स्पीकर कौन होगा उसका फैसला आपसे कुछ देर के बाद हो जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है जिसमें पंजाब असम्बली के आइंदा के स्पीकर के लिए वोटिंग का जारी है। अब तक तकरीबन 150 के करीब वोट जो है कास्ट हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं वो सैफुल मलूक खोखर हैं, जबकि जो हुकूमती इत्तेहाद हैं उनकी जानिब से जो है सरदार सब्तैन खान जो कि अपोजिशन लीडर थे उन्हें उम्मीदवार नामजद किया गया है। बज़ाहिर देखा जाए तो 186 वोट जो हैं वो पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के पास है, लेकिन देखा ये जाएगा कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनके कितने वोट का जो है उसको तोड़ सकते हैं। अपोजिशन की जानिब से दावा ये किया जा रहा है कि क्योंकि खुफिया रायशुमारी और किसी भी रुकन सूबाई असम्बली को अगर मुनर्रफ किया जाता है तो उस पर डिफेक्शन क्लास नहीं लगेगी क्योंकि उसके वोट का पता नहीं चल सकता। तो उन्हें उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो हुकूमती इत्तेहाद के कुछ वोट तोड़ सकेंगे। इसके बाद जो है वो जैसे ही वोटिंग मुकम्मल होगी, वोटिंग का नताइज का ऐलान किया जाएगा और 9 मुंतखब जो स्पीकर होंगे वो अपना हलफ लेने के बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पेश करदा तरीके अदम इत्मीद के ऊपर कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी, राय शुमारी जारी है। शुक्रिया अली अकबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। वोटों की तस्दीक के बाद अब इंतखाबी अमले और अफसरान की तरबियत के हवाले से काम शुरू करने की हिदायत कर दी गई। सूबाई इलेक्शन कमीशन को सरकारी महकमों से राब्ते का टास्क सौंप दिया गया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें आम इंतखाबात की, यहाँ पर भाग दौड़ शुरू हो गई है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानब से तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि उनके पूरे सूबे में जितने भी महकमे अथॉरिटीज़ आती हैं उनसे मुलाजमिन की फरिश्तें ली जाएँ, अफसरान की ली जाएँ, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का बाकायदा अमल शुरू किया जाए ताकि जो जब इंतखाबात में हुकूमत जाती है तो तैयारियां मुकम्मल हो जाएं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर इससे कबल जो वोटरों की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो रहा था वो मुकम्मल हो गया, उसके बाद तराज़ात हो गए, फाइनल फरिश्तें मुरतब हो गई हैं। तो अब उसके बाद अफसरान और मुलाजमीन की ट्रेनिंग का अमल शुरू किया जा रहा है जिसका मकसद ये है कि आम इंतखाबात बेहतरीन तरीके से हो सकें। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानब से तमाम जितने भी सूबाई कमिश्नर हैं उन्हें पाबंद किया गया कि वो महकमों के साथ खतो किताबत में आ जाएं, उनसे मुलाजमीन अफसरान की फरिश्तें लें और फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दें ताकि बेहतरीन। अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टीडैप ने रवां साल पाकिस्तान के टॉप 100 एक्सपोर्टर्स के नामों का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से भी 10 बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का हिस्सा इंटरलूप, निशात मिल्स, कमाल लिमिटेड, सदाकत टेक्सटाइल, मसूद टेक्सटाइल, कैलाश ग्रुप, एमके सन्स, जीके स्पिंग मिल्स और एबी एक्सपोर्ट शामिल हैं। मजीद देखते हैं शराज भट्ट की रिपोर्ट में।
ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने रवां साल पाकिस्तान के टॉप 100 एक्सपोर्टर्स के नामों का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से भी 10 बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के नाम शामिल हैं, जिसमें इंटरलोप, निशात मिल्स, कमाल लिमिटेड, सदाकत टेक्सटाइल शामिल हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजीजुल्लाह गोहीर कहते हैं, एक्सपोर्टर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाए तो एक्सपोर्ट को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। पिछले सालों में दिए गए थे DLTL की सूरत में या बाकी, तो उनको इनकरेज करने के लिए वो ज़रूर करें ताकि लोग इसके अंदर आएँ, मज़ीद जो है वो फैक्ट्रियाँ भी लगाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करें और अपनी कैपेसिटी में इजाफा करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। फैसलाबाद के बेहतरीन एक्सपोर्टर्स में क्रिसेंट, मसूद टेक्सटाइल, कैलाश ग्रुप, MK सन्स के और JK स्पिंग मिल्स समेत AB एक्सपोर्ट के नाम शामिल हैं। हमारा रॉ मटेरियल और हमारी एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो उसी तरह से इनको रीजनली कंपेटिटिव होना चाहिए ताकि हम इंडिया को, बांग्लादेश को और दूसरे मुल्कों को कम्पीट कर सकें। अजीजुल्लाह गोहीर ने बताया कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल एक्सपोर्ट की सूरत-ए-हाल बेहतर रही। एक्सपोर्टर्स को रॉ मटेरियल खित्ते में मुसाबकत रखने के लिए सब्सिडाइज फराहम किया जाए और मुवाफिक हालात मिले तो हम मजीद भी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। सुई गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद मिल्लत रोड पर 8 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। गुलिस्तान कॉलोनी, मलिकपुर, गाजियाबाद, ग्रीन टाउन, जमीलाबाद, अशरफाबाद, निशाताबाद और मंसूराबाद समेत दर्जनों इलाकों के मुकीन मुस्तफीद हो सकेंगे। इसी बारे में देखते हैं उमैर अजमत की इस रिपोर्ट में। महकमा सुई गैस ने मिल्लत रोड पर नई पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया। मंसूबे पर 80 मिलियन रुपए लागत आएगी। नई पाइपलाइन के जरिए समंदरी रोड को मिल्लत रोड और शेखुपुरा रोड से अलग किया जाएगा। इससे कबल समंदरी रोड, मिल्लत रोड और शेखुपुरा रोड के इलाकों में एक ही पाइपलाइन के जरिए सप्लाई दी जा रही थी। SNGPL हुकाम के मुताबिक मंसूबे की तकमील से मिल्लत रोड, नूरपुर, गाजियाबाद और ग्रीन टाउन में कम प्रेशर के मसाइल हल होंगे। गुलिस्तान कॉलोनी, मलकपुर, अशरफाबाद, हाजीआबाद, जमीलाबाद, मंसूराबाद और निशाताबाद समेत दर्जनों इलाकों में मसाइल कम होंगे। सुई गैस प्रेशर बेहतर होने से सार्फिन को रिलीफ मिल सकेगा। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਾਈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ बेहतरी वास्ते दुआ गो हैं जी। पाकिस्तान से कोई भी बंदा आवे लेकिन अच्छा काम करने वाला आवे। ये जो सार्फिन के लिए ये कर रहे हैं, सुई गैस पाइप डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। इससे सर्दियों में बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी आवाम को और गरीब आवाम के लिए अच्छा फैसिलिटी हो जाएगी जिस तरह ये पाइप डल रहे हैं नए वगैरह। SNGPL हुकाम के मुताबिक पाइपलाइन मंसूबा मौसम सरमा के आगाज से कबल ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमतें बदलने के बावजूद भी जनरल हस्पताल सबनाबाद की तकदीर ना बदल सकी। 2014 में 250 बेड पर मुंतकिली के हस्पताल का मंसूबा 8 साल बाद भी पाया तकमील तक ना पहुंच सका। HVAC सिस्टम फाल ना होने से ऑपरेशन थिएटर, इमराज कल्ब, मेडिसन, गुर्दा मसाना समेत दीगर शोबा इमराज पर काम ना किया जा सका। गरीब व मुस्तहिक मरीज इलाज के लिए ख्वार होने लगे। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में जनरल अस्पताल समनाबाद की सहूलियात ना बदल सकी। हुकूमत की जानिब से 2014 में 50 से 250 बेड पर मुंतकली के मंसूबे पर काम शुरू किया गया, मगर 8 साल बाद भी पाया तकमील तक ना पहुंच सका। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल समनाबाद डॉक्टर असफंद यार का कहना है कि HVAC सिस्टम फाल ना होने से दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल फाल होने के मुंतजिर हैं। जो हाई वेलोसिटी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जिसको HVAC सिस्टम कहते हैं, वो शामिल नहीं था। उसको बाद में फिर शामिल किया गया था और उसकी अभी 3rd रिवीजन जो है, क्योंकि वो रेट्स हर साल कुछ बढ़ जाते हैं और वो अभी HVAC सिस्टम का जो काम है वो अभी तक बिल्डिंग में कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसके 2nd, 3rd फ्लोर और ऑपरेशन थिएटर जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने हैंड ओवर नहीं की। अस्पताल के मुकम्मल शोबा अमराज फाल न होने से गरीब व मुस्तहिक मरीज इलाज के लिए खार हो रहे हैं। कहते हैं इलाज मुआवजे के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, इसलिए हुकूमत तवज्जो दे और अस्पताल को फौरी फाल करवाने के लिए इकदाम करे। अब जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कोई मसला आता तो लाइट या सिविल में भेज देते हैं, बस थोड़ी बड़ी दवाई देते हैं, सारा इंतजाम इधर ही होना चाहिए। जी भी इसे बहाल करना चाहिए, मरीजों के लिए ना वो आसानियाँ पैदा हो। हमारे लिए रोज़मर्रा के ना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है आना जाना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसे बहाल करना चाहिए। अपील है इनसे कि इन्हें बहाल करें। मुनसूबा ताखिर का शिकार होने के सबब इसकी लागत में भी इजाफा हो रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने प्रॉपर्टी डीलर्स, मोटर डीलर्स, कमीशन एजेंट समेत दीगर शोबा जात से वाबस्ता डीलर्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए। रवा माली साल की फीस अदायगी और रिकॉर्ड जमा करवाने पर ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से रवा माली साल के दौरान डीलरशिप का कारोबार करने वाले जितने भी अफराद हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। इस हवाले से प्रॉपर्टी डीलर्स, मोटर डीलर्स, कमीशन एजेंट्स और ऐसे वो तमाम अफराद जो कि मुख्तलिफ शुबाजात से वाबस्ता हैं और उनके डीलर्स के तौर पर काम करते हैं, उसमें जो फर्टिलाइज़र सेक्टर से मुतल्लिका, सीमेंट इंडस्ट्री से मुतल्लिका डीलर्स हैं, उन तमाम के लाइसेंस जो हैं वो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के शोबा प्रोफेशनल टैक्स की जानिब से मनसूख कर दिए गए हैं। और इस हवाले से अब उन तमाम अफराद जो हैं वो नए माली साल के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को अपने कवायद पर अपना तमाम रिकॉर्ड जमा करवाएंगे। उसके साथ साथ नए साल की जो फीसें हैं वो अदा की जाएंगी। तो इसके बाद महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन उनको नए लाइसेंस जारी करेगा और उसके बाद उनको कारोबार करने की इजाज़त होगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम के मुताबिक ऐसे वो तमाम अफराद जो कि इन शोबाजात से वाबस्ता हैं और वो अपना नया लाइसेंस नहीं बनवाएंगे तो उनको कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। और इस हवाले से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का शोबा प्रोफेशनल टैक्स जो है वो उनके कारोबार सील कर देगा और जब तक वो अपना नया लाइसेंस हासिल नहीं करेंगे। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फेस्को के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी। डायरेक्टर जनरल एडमिन फेस्को ने पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल 2022 से पेंशन में 10% इजाफे का इतलाक होगा, जबकि 1 जुलाई 2022 से पेंशन में 15% इजाफे का इतलाक होगा। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, रिटायर मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। इस हवाले से फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। 1 जुलाई 2022 से जो है वो इस फैसले का इतलाक होगा। मुलाजमीन को जो है वो मुश्किलात का सामना था और रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा ना होने की वजह से जो है वो बहुत सी शिकायत फेस्को में दर्ज की जा रही थी। इसी हवाले से फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से रिटायर मुलाजमीन को सहूलत फराहम करने के लिए जो है वो रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में जो है वो 15% इजाफा किया गया है। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हदायत पर फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्स की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि सर्कल वाइज जो मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं और उनकी जो पेंशन के मसाइल हैं फिलफौर वो हल किए जाएँ और इसके साथ साथ जो मुलाजमीन पेंशन इस वक्त फेस्को में ले रहे हैं उनको 15% इजाफे के साथ जो है पेंशन में इजाफे का फैसला किया गया। शुक्रिया वैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आला ने तमाम किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती पर इसका इजलास नहीं होगा। आपको बता रहे हैं अहम खबर से, वजीर आला ने तमाम किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती पर भी इसका इतलाक नहीं होगा। वजीर आला ने तमाम किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती पर भी इसका इतलाक नहीं किया जाएगा। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने तमाम महकमों में जो सरकारी मुलाजमीन की 3 सरकारी इदारों में, खुद मुख्तार इदारों में, अटैच डिपार्टमेंट में और सरकारी महकमों में जो भर्ती थी वो फौरी तौर पर रोक दी है और उस पर पाबंदी आयद कर दिया है। आज से कोई नई भर्ती नहीं होगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को वज़ीर आला पंजाब ने आगाह कर दिया है, डायरेक्टिव जारी कर दिया है। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो भर्ती होगी उस पर इसका इतलाक नहीं होगा, वो बदस्तूर होती रहेगी। लेकिन दीगर महकमों में जो भर्ती हो रही है वो बंद कर दी जाएगी। जी शुक्रिया कैसर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में केनाल झील मवेशियों की चरागाह में तब्दील हो गई। कश्तियां टूट फूट का शिकार हो गई। जराइम पेशा अफराद भी मुतहरिक हो गए। शहरियों ने इंतजामिया से पार्क की खूबसूरती बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। टूटा हुआ पुल, वीरान पड़ी कश्तियां और घास चरते जानवर, ये कोई आफतज़दा इलाका नहीं बल्कि पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर की खूबसूरती की अलामत समझे जाने वाले पार्क कैनाल पार्क की झील है। इंतजामिया की अदम तोजीह के बाइस झील जानवरों की चरागाह में तब्दील हो गई है। शहरी कहते हैं पूरा पार्क ही वीरान हो गया है। इंतजामिया पार्क की खूबसूरती बहाल करे। इस पार्क को नाम पार्क है लेकिन उसे चरागाह है। आप वक्तन वक्तन यहाँ तशरीफ ले आए। असर के बाद से लेकर ना मगरिब तक यहाँ पर 300-400 बकरियाँ लोग लेकर आते हैं, चराते हैं। जानवरों का पेट पालने के लिए यह एक जरिया है, लेकिन पार्क नहीं है। यहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं है।
ایک طویل عرصے سے کینال جھیل دیکھ بھال سے محروم ہے۔ شہری کہتے ہیں دن کے اوقات میں یہاں جانور چرتے ہیں اور رات کے اوقات میں جرائم پیشہ افراد کارروائیاں کرتے ہیں۔ جب تک نسیم صادق صاحب یہاں پہ موجود رہے یہ پارک بہت اچھا رہا، لوگوں کا آنا جانا بھی بہت اچھا رہا، لیکن اب صورتحال یہ ہے اس کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ اجڑتا گیا، اور اس کے بعد اس پارک کے اندر ڈکیتیاں، چوریاں، 2 نمبری عام اس وقت بھی عام ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے کینال، پارک جیسے مقامات کی مناسب دیکھ بھال کرے اور ان کی خوبصورتی بحال کرنے میں کردار ادا کرے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد نروالا روڈ سلطان ٹاؤن گریڈ اسٹیشن کے سامنے گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ ہر طرف کوڑا کرکٹ کے انبار، بدبو اور تعفن سے بیماریاں پھیلنے لگی۔ علاقہ مسکین پریشان، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں مریم رضا کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد نروالا روڈ سلطان ٹاؤن گریڈ اسٹیشن کے سامنے گندگی کے انبار لگ گئے۔ ہر طرف کوڑا کرکٹ کے انبار لگ گئے، بدبو اور تعفن سے بیماریاں پھیلنے لگی، جبکہ علاقہ مسکین پریشان حال ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایتھے کوئی ساڈی گل نہیں سن رہا، اسی فون کرتے ہیں، ویڈیو کال بھیجتے ہیں، ایتھے کوئی ساڈا وارث نہیں بن رہا، نہ ضلع انتظامیہ ساڈی گل سن رہی ہے، نہ دفتراں نے ساڈی گل سن رہا ہے۔ اسی چکر مار مار کے تھک گئے ہیں۔ ایتھے جہاں آਉਂدا ووٹ لین آਉਂدا، لسی لین والے تیرے ہستے ہستے وڑے آਉਂਦੇ ਆ، جدوں ساڈا کام ایتھے کوڑا کوئی نہیں چکن رہا، نہ ساڈا کوئی وارث بن رہا۔ کوڑے کے انبار نے 2 طرفہ چلنے والی ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ علاقہ مکین اور دکاندار انتظامیہ پر ناراض دکھائی دے رہے ہیں، کہتے ہیں گھر کے آگے کوڑا کرکٹ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ FWMC اور ضلع انتظامیہ کو فون بھی کیے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ سانس لینا بہت مشکل ہو گیا ہمارا۔ ادھر ہمارے محلے کی گلی ہے، گلی کا ماحول آپ آ کر دیکھیں وہ بند ہوئی ہے، ہمارا جینا بہت مشکل، پانی کا نکاس بھی نہیں ہے ادھر۔ گندگی اور کوڑا کرکٹ نے عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کریں۔ کیمرہ مین وحید کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع تحصیل امن کمیٹیز کا مشترکہ اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف اور CPO سید علی ناصر رضوی نے صدارت کی۔ اس موقع پر صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی، مفتی محمد ضیاء مدنی سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر اور CPO نے امن و امان کے قیام کے لیے علماء کرام کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ضلع تحصیل امن کمیٹیز کا مشترکہ اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف اور CPO سید علی ناصر رضوی نے صدارت کی۔ اس موقع پر صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی، مفتی محمد ضیاء مدنی سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر اور CPO نے امن و امان کے قیام کے لیے علماء کرام کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں ضلع تحصیل امن کمیٹیز کا مشترکہ اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف اور CPO سید علی ناصر رضوی نے صدارت کی۔ اس موقع پر صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی، مفتی محمد ضیاء مدنی سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر اور CPO نے امن و امان کے قیام کے لیے علماء کرام کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ضلع تحصیل امن کمیٹیز کا مشترکہ اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف اور CPO سید علی ناصر رضوی نے صدارت کی۔ CTO فیصل آباد کی ٹریفک سٹاف سے گھنٹہ گھر چوک میں میٹنگ۔ تنویر احمد ملک نے اہلکاروں اور افسران کو محرم الحرام کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ CTO نے تمام اہلکاروں کو یوم عاشور تک بلاعذر بروقت ڈیوٹی پر پہنچنے کی ہدایت کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ CTO فیصل آباد کی ٹریفک سٹاف سے گھنٹہ گھر چوک میں میٹنگ ہوئی۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے وقاص بیگ سے۔ جی وقاص بتائیے گا۔ جی بالکل، محرم الحرام کے حوالے سے اس وقت گھنٹہ گھر چوک میں CTO فیصل آباد میں تمام تر ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں جو محرم کی اسپیشل ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے ان کو بریفنگ دی اور تمام روٹس جو ہیں ان کو کلیئر رکھتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پر بروقت ڈیوٹی پوائنٹ پر پہنچتے اور ڈیوٹی جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ CTO فیصل آباد تنویر احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے سر یہ بتائیے گا محرم الحرام ایک بڑا ایونٹ فیصل آباد میں اور ان 8 بازاروں کے درمیان جہاں بہت سی ڈائیورشن جو ہے وہ بھی لگانی ہوتی ہیں، بہت سی مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، تو کس طرح سے تمام تر ٹریفک اہلکار جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سارے انجام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاص، محرم الحرام کے حوالے سے آج امید ہے کہ یکم محرم، اگر آج نہیں تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ یکم محرم ہوگی، اور اس میں CPO صاحب نے 2 دن پہلے پولیس لائن میں بڑی تفصیلی جو ہے وہ کانفرنس کی ہے محرم الحرام کے حوالے سے، تو اس میں ان کی ہدایات کے پیش نظر جو ہے
وہ ہم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس پہ ہم نے ٹریفک وارڈنز کی اتنی نفری ڈپیوٹ کر دی ہے کہ انشاءاللہ روٹ کے اوپر آپ کو نیلی وردی نظر آئے گی. اور حسب سابق یہ نہیں کہ اس دفعہ ہوا ہے، پہلے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کو اس دفعہ مزید ہم نے اس میں جو ہے نا وہ نکھار دیا ہے. اور پھر جو آج یہ بریفنگ تھی، آج ان جوانوں کو میں نے بلا کے ان کو بریف کیا ہے کہ ڈیوٹی کا کیا ماحول ہوگا، کیسے ہوگا، ویل ان ٹائم ان کی وہاں پہ آمد ہوگی. جو ان کے ڈائیورشنز پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے مینشن کر کے ان کو بتا دیا ہے، بریف کر دیا ہے. سارے ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہماری میڈم زاہدہ جو ہے ڈی ایس پی سٹی، ان کی یہ ذمہ داری ہے. ان کو بھی ہم نے وہ سی پی او صاحب کی میٹنگ میں بھی موجود تھی. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ محرم الحرام کے دوران جو ہے وہ جو عزادار ہیں، جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے بھائی اور بہنیں، اور ان کی جو ہے وہ عبادت میں کسی قسم کا ٹریفک کے حوالے سے وہ خلل پیدا نہ ہو. ڈائیورشنز بر وقت لگائی جائیں گی. اور یہ مین امام جو ہماری مرکزی امام بارگاہ ہے، یہاں سے جتنے جلوس مجالس وہاں پہ ہوں گی، اس میں انشاءاللہ ٹریفک جو سٹی ٹریفک سی ٹی او کی ٹریفک اہلکاروں سے میٹنگ. شکریہ وقاص، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. محرم الحرام میں امن و امان کے قیام اور صورتحال کی کڑی نگرانی کے لیے جھنگ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں ڈسٹرکٹ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال رہے گا. سید احمد چشتی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر کوآرڈینیٹر کی ذمہ داریاں ادا کریں گے. عشرہ محرم الحرام کے دوران منعقد ہونے والے جلوس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی. اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد رمضان مرزا سے. جی بتائیے گا. جی بالکل، عشرہ محرم الحرام کی آمد ہے اور اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ اور جو ضلعی پولیس ہے ان کی جانب سے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. اور اسی حوالے سے جو اس وقت ایک کنٹرول روم بھی جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے، جس کا بنیادی طور پر مقصد صرف یہی ہے کہ عزاداران حسین اور اس کے ساتھ ساتھ جو محرم الحرام کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی کڑی نگرانی کی جائے اور امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں. اس کنٹرول روم کی جو نگرانی ہے وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جھنگ کریں گے اور دیگر محکموں کا عملہ بھی جو ہے وہ اس میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا. جی کڑی نگرانی کی جائے گی. شکریہ رمضان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے انتخابات برائے سال 2022-23 کی تیاریاں شروع ہو گئیں. ایسوسی ایٹ اور کارپوریٹ کلاس کے ووٹرز کی ووٹرز لسٹ چیمبر میں آویزہ کر دی گئی. ووٹرز لسٹ کی تفصیلات جانتے ہیں شراز بٹ سے. جی شراز بتائیے گا. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں باقاعدہ طور پر ووٹر لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں جو ووٹرز لسٹ ایسوسیٹ کلاس کی اور کارپوریٹ کلاس کی ہے اس کو آویزاں بھی کر دیا گیا ہے. الیکشنز کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جائے تو الیکشن کی تیاریاں بھی جاری ہو چکی ہیں اور الیکشن کمیشن کا بھی اناؤنس کیا جا چکا ہے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری جو ہے وہ اپنے انتخابات کے لیے سالانہ انتخابات کے لیے تیار ہے اور اسی حوالے سے ایسوسیٹ کلاس کی اور کارپوریٹ کلاس کی ووٹرز لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے. بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ ایوان صنعت و تجارت کے جو سال 2022-23 کے جو الیکشنز ہیں وہ اگلے مہینے باقاعدہ طور پر جو ہے اسکروٹنی کا عمل بھی شروع کیا جائے گا اور جو امیدواران ہیں ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے جائیں گے جو کہ سپٹمبر کے اینڈ تک جو ہے وہ جمع کروائے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو تیاریوں کے جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ووٹرز لسٹ کا ہوتا ہے اور ووٹرز لسٹ بھی باقاعدہ طور پر چسپاں کر دی گئی ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی عمارت میں اور جو ووٹر لسٹ جاری کر دی گئی ہے. شکریہ شراز اس تفصیل کے لیے.